दोस्तों, बड़ी खुशखबरी और रक्षा मंत्री जी पहुंच चुके हैं बॉर्डर पर और सेनाओं के बदलाव की हरी झंडी देने से पहले आज सीनियर कमांडर कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं लोंगेवाला में। जो सीन आपने बॉर्डर फिल्म में देखा होगा, जगह वो चुनी है और ये कॉन्फ्रेंस 3 दिन चलेगी। दोस्तों, रेजिमेंटों के नाम भी बदलेंगे, बहुत सारे बदलाव की बात कहूं मैं। टैक्टिकल बदलाव, टेक्निकल बदलाव, रैंक और प्रोफाइल की बदलाव करेंगे। जैसा कभी रैंक और प्रोफाइल में आप सिपाही सुना होगा लेफ्ट नाइक, नाइक आपने सुना होगा, लेस हवलदार, हवलदार आपने देखा होगा, हवलदार के बाद नायब सूबेदार, सूबेदार और सूबेदार मेजर। और आर्मी के अंदर ऐसा भी सिस्टम है जहां पर बोलते हैं सवार, उसके बोलते हैं एएलडी, एलडी दफेदार, और नायब रिसेलदार, रिसेलदार और रिसेलदार मेजर। आखिर जब अफसरों के रैंक में लेफ्टिनेंट कैप्टन और मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल और ब्रिगेडियर से आगे हैं, तो आखिर ये नाम यानी ये रैंक आर्मी के अंदर ही डबल रैंक क्यों? यानी एयरफोर्स के अंदर अलग है, नेवी के अंदर अलग है, आर्मी के अंदर डबल क्यों? इनके नाम अंग्रेजों ने जो रखे थे, आपने देखा होगा हॉर्स, आपने देखा होगा लांसर्स, आपने देखा होगा कैवलरी, आपने देखा होगा लाइट कैवलरी। इनकी जगह बख्तरबंद रेजिमेंट रखा जाना चाहिए। जैसे कि आर्टिलरी रेजिमेंट है तो आर्टी रेजिमेंट है, एयर डिफेंस है तो एयर डिफेंस है, मैकनाइज है तो मैकनाइज है। कोर की बात करें तो आप समझ सकते हो, चाहे वो एविएशन कोर है, सिग्नल कोर है, एएमई कोर है, इसी तरीके से नाम के हिसाब से काम। क्या ये सब चीजें बदलेंगी? हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल बदलेंगे। और बदलाव का मुख्य उद्देश्य रखा है कि सैनिक नेतृत्व, नया ढांचा, तकनीकी में सुधार और आधुनिक युद्ध, यानी ये जो फैक्टर होंगे और फ्यूचर रेडी फोर्सेस बनाया जाएगा, जैसा कि रक्षा मंत्री जी ने कहा है। भारत में सिविल मिलिट्री फ्यूजन का स्वरूप कैसा होना चाहिए? हमें सिलेक्टेड टास्क और कोर चैलेंजेस की पहचान करनी होगी और बहुत ही एक बैलेंस्ड, फोकस्ड अप्रोच भी अपनानी होगी, ताकि हमारी सिविलियन टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज का उपयोग इंटरनेशनल कन्वेंशंस को ध्यान में रखते हुए मिलिट्री डोमेन में भी प्रभावी रूप से किया जा सके। कई बार हम लोगों ने देखा है कि हमारी कई इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी केवल सिविलियन यूज तक ही सीमित रह जाती हैं, जबकि वही इनोवेशंस और ड्वेल यूज कंसेप्ट के तहत मिलिट्री एप्लीकेशंस में लाई जाएं और डिफेंस में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी अगर सिविल यूज में लाई जाएं तो ये हमारी नेशनल पावर को कई गुना बढ़ा सकती हैं। अब उन्होंने जो बदलाव की बात की है कि दोस्तों, उन्होंने सीधा सीधा कहा है, और इस बदलाव के बीच में सबसे पहले तीनों सेनाओं का एकीकरण किया गया। और इसके लिए उन्होंने एक पद जो जरूरत थी सीडीएस, यानी सीडीएस के बारे में वो क्या बोल रहे हैं। और जैसा कि पहले सीडीएस रावत साहब थे, अभी अनिल चौहान साहब हैं, जनरल साहब, और उन्होंने सीडीएस पद को यह जिम्मेदारी दी कि तीनों सेनाओं का एकीकरण, और तीनों सेनाओं में थिएटराइजेशन हो रहा है, रैंक और प्रोफाइल के हिसाब से भी हो रहा है और उनके काम के हिसाब से भी हो रहा है। और ये कसौटी पर कसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद और ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया है, यानी माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी पहल की है। जैसा कि रक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि तीनों सेनाओं को एकीकरण करना अब बहुत जरूरी है। और ऑपरेशन सिंदूर में जो कामयाबी मिली है पाकिस्तान को, चारों खाने चित्त, जैसा कि रक्षा मंत्री जी कह रहे हैं, और दुनिया इस बात को लोहा मान रही है। इसके साथ उन्होंने मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया और जवानों के लिए लेकर के हर टेक्टिकल बदलाव, टेक्निकल बदलाव, यानी टेक्निकल बदलाव के लिए आप देख सकते हो, अभी इन्फेंट्री के डायरेक्टर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल ने दी जानकारी आज की है। 6 महीने में सेना में होंगी 20 भैरव बटालियन। क्रॉस बॉर्डर मिशन में बढ़ेगा भारत का रुतबा, यानी हम जाकर के अब सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे आराम से, क्योंकि हमने उसके लिए ढांचा तैयार कर लिया है। और ऐसा बदलाव शायद सेना के इतिहास में पहली बार हो रहा है, जो कि आपने देखा होगा 10-15 महीने में हो रहा है। और उन्होंने कहा है ये वर्ष, सीधा सीधा कहा, ईयर्स ऑफ रिफॉर्म्स, यानी सेना के अंदर जितनी ताकत हो, जितना बदलाव पूरा होगा। और इसके लिए लगातार आप प्रयास देख रहे हो, लगातार आप माननीय प्रधानमंत्री जी को देख रहे हो। अभी कलकत्ता में सीनियर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद अभी जैसलमेर बॉर्डर पे हो रही है, लगातार इस तरीके के बदलाव हैं। और इन्होंने भैरव बटालियन की बात की। भारतीय सेना अगले 6 महीनों में 20 भैरव बटालियन तैयार कर लेगी। ये बटालियन पारंपरिक पैदल सेना स्पेशल फोर्सेस के बीच की खाई को पाटने के लिए बनाई जा रही है, यानी स्पेशल फोर्सेस और इन्फेंट्रीज के बीच में को जो खाई है उसको पाटने के लिए बनाया जा रही है। लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार ने बुधवार को जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि 5 भैरव बटालियन पहले से काम कर रही हैं, 4 बटालियन रिऑर्ग हो रही हैं और 16 अगले 6 महीने में बन जाएंगे। सीधा सीधा एक भैरव बटालियन में 250 सैनिक होते हैं। 3 बटालियन उत्तरी कमांड के तहत तैनात की गई हैं।
इनमें से एक लेह, श्रीनगर और नगरोटा में, बाकी 2 बटालियन वेस्टर्न ईस्टर्न कमांड रेगिस्तानी पहाड़ी इलाकों में तैनात हैं। भैरव बटालियन का काम है क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन, दुश्मन की जानकारी जुटाना और उनको ठोकना। और 380 खास अश्विन प्लाटून, यानी ये ड्रोन प्लाटून की बात की, इस पे काम चल रहा है। यानी जैसे जैसे घोषणा हो रही है उसके साथ काम भी इंप्लीमेंट हो रहा है। अब कहीं ज्यादा प्रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं। आपने देखा होगा राफेल की डील है, 114 राफेल अब यहां बनाए जाएंगे। किसी भी तरीके का इक्विपमेंट है, सारी चीजें इस ऑपरेशन सिंदूर में सेना का कद और पद बढ़ा दिया है, लोहा मनवा दिया है कि देश कितना भी आर्थिक उन्नति प्रगति कर ले, लेकिन सेना को मजबूत करना पड़ेगा। क्योंकि जैसी स्थिति आप देख सकते हो पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, नेपाल को लेकर चल रही है और है, आगे सुधरने की कोई गुंजाइश अब भविष्य में कम दिखाई दे रही है। अब मैं बात करूंगा दोस्तों, जैसा कि तीनों सेनाओं का एकीकरण हुआ, उसके साथ तमाम चीजें बात की जा रही है। कुछ जो अंग्रेजी नाम है, अंग्रेजी चीजें, दरबार यानी जिसको कहते हैं सैनिक सम्मेलन को दरबार, ऐसी चीजें हटाना चाहिए। जैसा कि आप खबर सकते हो कि सेना रेजिमेंटों के नामों का अद्यतन करने का समय आ गया है। अब सेना में जो पुरानी प्रथाएं हैं उनको खत्म करने का समय आ गया है। सीधा सीधा उन्होंने सबसे पहले लिया कि ये रॉयल्स, दरबार शब्द कहां से आया, और दरबार शब्द का मतलब था अंग्रेज जब रॉयल थे, राजा की तरह आते थे। सेना एक राजा जैसा था, वहां का अधिकारी, और नीचे प्रजा थी, वो इंडियन थे, उन्हें दरबार लगाया जाता था। वो उसी तरीके से वो एक आलीशान तरीका था, लेकिन इसको अब खत्म करने की जरूरत है और यहाँ पर सैनिक सम्मेलन या दूसरी चीजें लाई जाएंगी। उन्होंने कहा है औपनिवेशिक मानसिकता को त्याग कर लोकतांत्रिक प्रथाओं के साथ साथ नामकरण को भी अपनाएं। उन्होंने कहा है कि सीधा सीधा अब पुराने नाम, पुराने काम, पुराना भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन सेना के अंदर खत्म होने का समय आ गया है। हाँ जी दोस्तों, कई कुछ ऐसे लोग भी हैं वो इसको कहते हैं नहीं दरबार शब्द अच्छा है, लेकिन उनकी अवहेलना की जाती है। नहीं, वो समय अब नहीं है। उसी तरीके से उन्होंने ब्रिटिश काल के जो सेना के अंदर जो सिस्टम थे, नाम थे, बंगाल इंजीनियर ग्रुप, बॉम्बे इंजीनियर ग्रुप, मद्रास इंजीनियर ग्रुप, इन सबको बदलने की जरूरत है। और दोस्तों साथ ही साथ मैं बड़ी उम्मीद करना चाहूंगा, बड़ी उम्मीद के साथ कहना चाहूंगा कि सेना के अंदर सहायक प्रथा निकलने का वक्त आ गया। ये लास्ट फेज में कोई भी सुन ले, हम उम्मीद करते हैं रक्षा मंत्री जी से, अपने सेना प्रमुख जनरल द्विवेदी साहब से बहुत उम्मीद है कि लगातार वो सैनिकों और जो रिटायर्ड सैनिकों के बारे में बोलते हैं। जैसा कि सीडीएस साहब ने देहरादून में कहा था कि जो पूर्व सैनिक हैं वो भी समाज का एक बहुत बड़ा वो वर्ग है जो एक डेडिकेटेड है और डिसिप्लिन वर्ग है। वो जाके समाज की दिशा और दशा सुधार सकता है सरकार के साथ मिलकर के, देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, और उन्होंने कहा इस तरीके से समाज में अपनी भूमिका अदा कर सकता है। हमारे सेना प्रमुख ने तो हमेशा कहा है, यानी वेटरन्स के लिए उन्होंने कहा है वेटरन्स हमारा परिवार है, और साथ लेके चलते। माननीय रक्षा मंत्री जी ने अभी जैसा कि आपने देखा होगा बहुत सारे अलाउंसेस के जो हमारे भत्ते मिलते हैं वेटरन्स को, और उनके ऊपर उन्होंने बढ़ाया। और उन्होंने कहा है कि ये हमारी लायबिलिटीज नहीं है, ये हमारी शान है। जिस तरीके से आपने देखा हो तो लगातार सैनिकों और पूर्व सैनिकों को लेकर के और सेना में बदलाव को लेकर के, सेना को एकीकरण को लेकर के, राष्ट्रभक्ति की तरफ और देश को आगे बढ़ाने के लिए सैनिकों को कुछ न कुछ बड़ी जिम्मेदारी देने की दिशा में काम हो रहा है। हम इसका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। फोर्सेस के निर्माण के लिए कई बोल्ड और डिसाइसिव रिफॉर्म्स भी किए हैं, और ये रिफॉर्म्स भारत की नेशनल सिक्योरिटी के साथ साथ हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को भी इंश्योर करते हैं। इनमें से एक ऐतिहासिक कदम था चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद का सृजन। यह निर्णय तीनों सेनाओं के बीच कोऑर्डिनेटेड और सिनर्जी को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। जो ही रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी प्राप्त हुई थी, हम प्रधानमंत्री जी बैठे थे। प्रधानमंत्री जी ने उसी समय चर्चा की कि राजनाथ जी अब समय आ गया है कि सीडीएस के पद का क्रिएशन किया जाना चाहिए। अभी रिसेंट उदाहरण के रूप में आप ऑपरेशन सिंदूर को देख सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तीनों सेनाओं के बीच असाधारण ज्वाइंटनेस और इंटीग्रेशन को देखने को हम सबको मिला है। उस ज्वाइंटनेस और इंटीग्रेशन का परिणाम क्या हुआ, यह तो पूरी दुनिया ने देखा है। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को चारों खाने चित्त करने का काम किया है, और वह आज भी उस दर्द से वो बोल नहीं पाया है। और साथियों, यह पुस्तक लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला जी की सिविल मिलिट्री फ्यूजन की अवधारणा को
आज की ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के परिप्रेक्ष्य में भी रखती है। और इस पुस्तक को पढ़ने के दौरान मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट टेक अवे यह रहा है कि सिविल मिलिट्री फ्यूजन को केवल इंटीग्रेशन के रूप में नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक इनेबलर के रूप में देखा जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। यह ऐसा इनेबलर है जो इनोवेशन को बढ़ावा देता है, टैलेंट को बनाए रखता है और हमें टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस की दिशा में भी यह अग्रसर करता है। और यह फ्यूजन तभी संभव है जब हम अपनी सिविल इंडस्ट्री, प्राइवेट सेक्टर, एकेडमिया और डिफेंस सेक्टर को एक कॉमन नेशनल पर्पज के लिए जोड़ सकें। इससे हमारी इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी और स्ट्रेटेजिक एज भी स्वाभाविक रूप से कई गुना बढ़ जाती है। इसी सोच और इसी सिनर्जी के साथ हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। साथियों, आज जब हम टेक्नोलॉजिकल एरा में प्रवेश कर चुके हैं तो हमारे लिए समझना आवश्यक है